खाने को नहीं दाने, दाने दाने को है मोहताज, और चला भारत को आंख दिखाने। मैं बात कर रहा हूं उस पीओके की जहां पर उसकी हुकूमत चलती है। पीओके के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। इमरान मियां तो इमरान मियां, हैदर मियां, सुभान अल्लाह। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के खिलाफ नफरत और जहर है, ये कोई और नहीं जानता। लेकिन जब यही पाकिस्तान अपनी हैसियत भूल जाए तो क्या कहिए, पाकिस्तान ही नहीं उसके पाले गए आतंकी और पाक अधिकृत कश्मीर के हुक्मरान भी अपनी औकात रह रहकर भूल जाते हैं। इसकी बानगी एक बार फिर हाल में देखने को मिली है। दरअसल जब से भारत ने पीओके की वेदर रिपोर्ट यानी कि मौसम का हाल दिखाना शुरू किया है, पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है वहां सब बिलबिला उठे हैं। दरअसल पीओके के अवैध प्रधानमंत्री फारूक हैदर ने अपनी औकात लांघने की कोशिश की है। उसने इमरान खान से भारत पर हमला करने की गुजारिश की है। उसने कहा है कि भारत को बार बार धमकाने से काम नहीं चलेगा, अब हमला करने का वक्त आ गया है। लेकिन ऐसा लगता है शायद फारूक ना तो अपनी औकात जानता है और ना ही पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि फारूक शायद भूल गया है कि पाकिस्तान एक दो बार नहीं बल्कि कई बार जंग में भारत से मात खा चुका है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फारूक हैदर ने यह भी कहा कि चूंकि भारत पीओके के मौसम की रिपोर्ट दे रहा है, इसीलिए समय आ गया है पाकिस्तान अब दिल्ली पर अपडेट देना शुरू करे। हैदर ने नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव में कोरोना का जायजा लेने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री इमरान खान को अब कड़े कदम उठाने चाहिए, केवल जुबानी बयानबाजी काम नहीं करेगी, आपको आगे आना चाहिए और अपनी सेना को भारत पर हमला करने के लिए कहना चाहिए। हालांकि पहले भी पीओके का पीएम इस तरह की धमकी दे चुका है, लेकिन वो ये भूल रहा है जब इमरान खान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है तो फिर उसकी तो बिसात ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि नापाक सोच, ये वो प्रधानमंत्री है, उस जगह का प्रधानमंत्री है जो भारत की जमीन पर कब्जा किए बैठा है, और कब्जा ही नहीं वहां से बैठकर भारत को आंख दिखाने की बात भी कर रहा है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। मेहमानों के पैनल में सरहद पार से भी हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ जमीर डैटो, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत दिनों बाद आई हैं अनिला जी, अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच,
जल साहब ने कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और हमारे साथ अपनी बेबाक राय रखने वाले कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जमी डैटो, रमजान का पाक महीना चल रहा है। फारूक हैदर ये भूल गए कि खाने को नहीं है दाने, लेकिन भारत को चले आंख दिखाने। आपको लगता है इतनी इनकी औकात है कि वो भारत से दो दो हाथ कर सके? आतंक को पालते हैं, आतंक को पोसते हैं, हमारी जमीन पर आतंक का इस्तेमाल करते हैं। कुख्यात फारूक हैदर, जमी डैटो। देखिए, फारूक हैदर का आज जो बयान आया है, इसके हवाले से मैं ये समझ सकता हूँ कि ये उसकी राय हो सकती है, क्योंकि इस तरह के काफी सारे लोग और भी पाकिस्तान में हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए। लेकिन जो वजीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान, उसकी पॉलिसी वाज़ेह है। वजीर खारजा जो शाह महमूद कुरैशी है, उसकी पॉलिसी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले पे जो कश्मीरी है उनकी अखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा, सियासी सपोर्ट जारी रखेगा। लेकिन जंग के हवाले से पाकिस्तान की ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान इसके हवाले से कुछ सोच रहा है। फारूक हैदर की जानिब से जो आज बयान आया है वो उनकी जाती राय है या उनकी ख्वाहिश है। लेकिन फारूक हैदर अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में इस तरह के जिनकी ये सोच है कि हमला कर देना चाहिए, जंग छेड़ देनी चाहिए, लेकिन शायद उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। आपकी क्या सोच है जंग कितनी जमीर डैटो? आपकी क्या सोच है? जमीर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरी बिल्कुल क्लियर सोच है कि जंग दो मुल्कों के दरमियान किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जंग मसाइल का हल नहीं हो सकती। तमाम तो जो सूरत हाल है उसको बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको चाहे लोकल फोरम्स पे या इंटरनेशनल फोरम्स पे बातचीत के हवाले से ही हल होना चाहिए। इसके हवाले से बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होनी चाहिए, जो कि इससे पहले शुरू की गई थी। लेकिन इस वक्त लेकिन जमीर दो मुआ साहब के तहत डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। दो मुंह रख के आप डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। आप पीओके में एक तरफ वहां पर आतंक के कैंपों को पालते हैं, पोसते हैं, और आप कहते हैं कि बातचीत के जरिए यह मसला हल होना चाहिए। जमीन हमारी, जगह हमारी। अब तो हमारे गृह मंत्री ने साफ कर दिया है, तारीख भी हमारी होगी, कैलेंडर भी हमारा होगा। नहीं, तारीख और कैलेंडर बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन तारीख और कैलेंडर की बातें बिल्कुल मेरी नजर में वही हैं। जैसे फारूक हैदर ने कहा कि जी आप हमला कर दे, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जी तारीख भी हमारी होगी और बाकी चीजें भी हमारी होंगी। मेरा ये ख्याल है कि अब भी मौका है या अभी वक्त है कि दोनों साइडों से जमीर आप रुके मेरे साथ सरकार की प्रवक्ता, यानी कि सरकार जिनकी पार्टी की सरकार है उनकी प्रवक्ता है मेरे साथ मेजर जनरल सिवाच हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं, उनके भी आपसे सवाल होंगे। अनिला सिंह जी, गृह मंत्री और भारत सरकार की सोच साफ है। अभी तो मौसम बदला है। जब भारतीय सेना अपने कदम बढ़ाएगी तो पीओके पर तिरंगा फहरेगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान, और खासतौर से इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वो भी इस चीज को समझ रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जो ये अपनी एक हसरत वहां पर चला रहे थे वो खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो वापस हमारे पास आ जाएगा। और अभी तो देखिए केवल मौसम हालात वहां पे क्या होते हैं वो बताना शुरू किया तो इतनी हलचल मच गई कि वो जो है कहने लगे इमरान खान से, पीओके के जो आला कमान है कि आप अटैक कर दीजिए भारत पर। अरे अपनी औकात तो देखो, पूरे पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत के सामने खड़े होने की, और ये आप छोटे से हो, उछल रहे हो, अब कहाँ टिकते हो? कोरोना संभल नहीं रहा है, इकोनॉमी डूबी पड़ी है। मैं जो डिफेंस के जो हथियार हैं, वॉरहेड्स हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। पूरे विश्व में पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होता है। हमारा भारत जो है, अगर हम आर्मी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आता है। तो ना तो एरिया में, ना आर्मी स्ट्रेंथ में, ना इकोनॉमी में कहीं खड़ा नहीं होता है। जब चाहेगा भारत इसे मसल के रख देगा। ये तो जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफी कहूंगी, जिसकी वजह से इन्होंने इतने साल जो है। अनिला जी आपकी इस बात को काटने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, आपकी इस बात को काटने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। काट भी नहीं सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो भागे भागे गए थे, नहीं हम यूएनओ में इसका मसला जो है हल कर देंगे, वो आज तक नहीं हुआ हल।
अभी तक जितने मसले हल हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने हल किए हैं और ये मसला भी नरेंद्र मोदी जी ही हल करेंगे। देखिए ऐसा है कि भारत जो है, हम भी नहीं चाहते किसी प्रकार की जंग हो, किसी प्रकार की परेशानी हो दो मुल्कों में। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने पहल भी करी थी, परंतु पाकिस्तान की जो फितरत है ना, उससे ये बाज नहीं आता। इनकी केवल एक ही इंडस्ट्री चलती है, वो आतंक की इंडस्ट्री चलती है, उसी पे पनपते हैं। अभी पीछे हाल में आपने देखा था इन्होंने क्या क्या हरकतें करी हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। जी अनिला जी आपने आतंक की इंडस्ट्री की बात की है, तो फारूक हैदर जो हैं ये वहां के चेयरमैन हैं आतंक की इंडस्ट्री के, क्योंकि सारे टेररिस्ट कैंप जो चल रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया वाकिफ है कि ये पीओके की जमीन से चल रहे हैं। और भारत ने पुलवामा के बाद ये बता भी दिया था, जब बालाकोट पर हमने आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवात साहब, हमने तो केवल मौसम बताया, छटपटाहट बौखलाहट पीओके से लेकर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये क्या करे क्या ना करे कुछ सूझ नहीं रहा। और छोटा PM पाकिस्तान का बड़े PM से कहता है कि युद्ध कर दो। बिल्कुल ठीक है मनीष, एक ना घीदड़ बकती है ये। देखो एक बात समझनी पड़ेगी, जो ये गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, ये 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसको अब भी गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ब्लैक डे के तरीके माना जाता है, क्योंकि वहां के लोग इतने तंग हैं, वहां की जो शिया पॉपुलेशन है वो हमारे कारगिल और बटाली के एरिया से मिलती जुलती है, और वहां पर उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन हटा दिया गया है, मगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में अभी भी लॉकडाउन है, क्योंकि इनका तो कोई इनका वजूद है नहीं उनके लिए, ना इनको वो प्रॉपरली फर्स्ट क्लास सिटीजन मांगते हैं। अब ये देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, धीरे धीरे इन्होंने कोरोना वायरस के कंसंट्रेशन कैंप भी वहीं डाल दिए। नीलम जो नदी है जो पीओके में चल रही थी, उसका मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया, और जो आज की तारीख में वहां पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग तंग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तंग है। आवाज वहीं से आ रही है कि जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहीं से आवाज आ रही है पीओके से और गिलगित बाल्टिस्तान से कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी जायज सी डिमांड है, और पाकिस्तान अभी बुखला गया है। जो हम अभी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का वेदर रिपोर्ट देंगे वो तो बिल्कुल ठीक देंगे, क्योंकि हमारा इलाका है। ये तो आज नहीं पहले से शुरू कर देना चाहिए था। 1994 में रेजोल्यूशन पास हो चुका पार्लियामेंट में कि ये सारा इलाका भारत का है और भारत को मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को सोचना समझना चाहिए ये इलीगली ऑक्यूपाई एरिया उसको छोड़ देना चाहिए खुद पे खुद, क्योंकि इसमें ही समझदारी है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो नहीं संभाल पाएगा, उसके वैसे टुकड़े हो जाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करने के कतार पे है। $115 बिलियन जी जनरल साहब मुझे ऐसा लगता है कि नाजायज सोच रखने वाले हैदर ने पाकिस्तान को फंसा दिया ये मांग करके। कर्नल दानवीर सिंह, कर्नल दानवीर, आपको लगता है कि जो सोच जो मांग रखी है सामने फारूक हैदर ने, पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में फंस गया? पाकिस्तान एक तरफ आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन दैट इंक्लूड्स आपके पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के जो कथा कहित जो प्रधानमंत्री हैं और उनका सेटअप है, वो ये कहता है कि उनकी नीतियां गलत हैं। आपने सैयद सलाउद्दीन को एक इज्तिमा जो है उसको एड्रेस करते हुए सुना होगा, तो उसने ऐसा बोला था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की जो सोच है बिल्कुल एक चूहे के समान है। एक चूहा जब घर में घुस जाता है तो वो छुपा रहता है, मौका देखते ही वो अनाज पर दांत मार देता है, या कभी किसी कपड़े पर दांत मार देता है, या किसी और चीज पर मार देता है। लेकिन जैसे ही मालिक घर का जब उधर निकलता है तो वो अपने बिल में छुप जाता है। और आप एक चूहा मार भी देंगे तो फिर 2-4 दिन बाद फिर एक दूसरा चूहा आ जाएगा। लेकिन
उससे पूरा घर नहीं ढहता, उससे कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ इरिटेशन जरूर होती है। तो पाकिस्तान की स्थिति अभी उसी चूहे के हिसाब से है, इरिटेंट है, इरिटेट करते रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा काम कर पाए, या जैसा वो हैदर साहब ने बोला है कि हमें हमला कर देना चाहिए, दिल्ली भी हमारी है, तो इस टाइप की जो बातें हैं ये बिल्कुल अहमकाना है, बेवकूफी वाली है। ये उसी तरीके से है कि जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर मालिक सो जाए तो चूहे को लगता है कि पूरा घर मेरा है। कर्नल दानवीर, मुझे ऐसा लगता है बेवकूफी वाली बात ही नहीं, ये बचकानी सोच और हरकत है इस तरह की मांग करना भी। जमीन डेटो पाकिस्तान लाख अमन पसंद की बात करे, लेकिन हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब जब उसने ये बात की है उसके बाद कोई ना कोई बड़ा हमला करना, आतंकियों को भेजना, इससे पाकिस्तान बाज नहीं आता। और जब बात गिलगिट की हुई है, बाल्टिस्तान की हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिलगिट की तरह रंग बदलना पाकिस्तान की फितरत है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी या कोई इस तरह का वाकया होगा, क्योंकि इस तरह की जो पहले सोच थी पाकिस्तान में, इंतहा पसंदाना सोच, अब यकीनी तौर पे वो पूरी की पूरी तरह से बदल चुकी है। पाकिस्तान की अब जो सिविल सोसाइटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इस तरह की किसी भी सोच को सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इंतहा पसंदाना सोच को या फिर इंतहा पसंदाना किसी कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करते। इससे पहले कुछ जो एलिमेंट्स थे, यकीनी तौर पे उनकी हवाले से जो है पॉलिसीज में काफी तब्दीली आई है। और इसकी साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि देखिए, पाकिस्तान का वजीर आजम से लेके आर्मी चीफ या फिर वजीर खारजा तक बिल्कुल क्लियर जमीर आपको याद होगा सैयद सलाउद्दीन क्या कहता है। सैयद सलाउद्दीन कांप उठा है और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, हमारे सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो आपने देखा है उरी के बाद क्या हुआ, आपने देखा है पुलवामा के बाद क्या हुआ, तो आप जानते हैं अगर हमारे वजीर आजम ने ये कहा है तो कुछ बड़ा जरूर होगा। देखें, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन की जो राय थी वो भी उनकी जाती राय थी और उनका ताल्लुक तो है भी कश्मीर आप से ही। सारी बातों को जाती राय कह देते हैं जमीर डेटो, आप सारी बातों को जाती राय कह देते हैं, तो सरकार की राय क्या है? आपके वजीर आजम की कोई राय नहीं है। जावेद मियादाद आते हैं, खड़ी खोटी सुना के चले जाते हैं, जिसके मन में जो आता है वो कर देता है। तो आपके वजीर आजम का अस्तित्व क्या है? सेना के हवाले तो वो काम करते हैं, आईएसआई जो कहती है वो उनको करना पड़ता है, आतंकी कैंप देखने वो कई बार आ जाते हैं पीओके में, तो आखिर आपके वजीर आजम है कौन? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है और इमरान खान की जो पहले दिन से पॉलिसी रही है वो यही रही है कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा। इस हवाले से और आतंकी भेजता रहेगा, आतंकी भेजता रहेगा, अमन की कोशिश करेगा। जमीन, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि आप दो मुंह साफ हैं, एक तरफ आप अमन की बात करते हैं और पीछे से लॉन्च पैड के जरिए 150-200 आतंकियों को घुसाने का काम। मेजर जनरल सिवाच पीओके के जरिए ही, पीओके उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, जिसकी सेना वहां से आतंकियों को भारत में भेजते रहती है। बिल्कुल ठीक बोला। देखो मनीष, आप हालात देखो क्या हुआ है कश्मीर घाटी के अंदर। जब से यह न्यायिक राजू का खात्मा किया गया है तो एक्सएम की लीडरशिप खत्म हो गई है, पहले ही लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद की भी लीडरशिप खत्म हो गई थी। तो पाकिस्तान अभी बुखलाया हुआ है और उसको लग रहा है कि जो आर्टिकल 370 और 35A के बाद सिचुएशन इतनी अच्छी होगी, उन्होंने सोचा था कि एजिटेशन होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, वो तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर होगी, गवर्नेंस भी अच्छी होगी। अब पाकिस्तान बुखला के चाहता है कि नए टेररिस्ट भेजा जाए और नई लीडरशिप भेजी जाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो रेडिकलाइज भी हो, ट्रेंड भी हो, मोटिवेटेड भी हो। जी जल साहब अनिला जी को बीच में लाना होगा। अनिला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब देश में बड़ी शहादत हुई है, आतंकी घटना हुई है, उसके बाद जो उन्होंने कहा, उसके बाद जरूर कुछ बड़ा हुआ है। हंदवाड़ा की घटना के बाद अब कुछ बड़ा होने वाला है
इसी से पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके का नापाक फारूक हैदर डरा हुआ है। नहीं, वो बिल्कुल डरे हुए हैं। केवल वो ही नहीं डरे हुए हैं, इमरान खान भी डरा हुआ है, अच्छी तरीके से डरा हुआ है। और पूरे पीओके में इमरान खान या मैं कहूँ कि पाकिस्तानी सरकार का या क्या वजूद है, ये हमने पीछे देखा भी था। पीछे जब इमरान खान गए थे पीओके में, उनका किस प्रकार से वहां के लोगों ने स्वागत किया था, ये पूरी दुनिया ने देखा था अच्छी तरीके से। तो अगर मैं हालात यहाँ पे बयान करती हूँ पीओके के, तो वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज कोरोना जो है उसने पैर पसार के रखे हुए हैं, उनका रिकवरी रेट देख लीजिए, ठीक है। और जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 2021 का, जो अपना जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था, उसके हिसाब से तो अब जो 2.5 था, अब 2.5 से तो नेगेटिव में पहुंच चुका होगा। तो जो आपने शुरुआत में कहा था कि जेब में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वही हाल है पाकिस्तान का, कि जेब में चवन्नी नहीं है और बात करते हैं कर्नल दानवीर हंदवाड़ा की शहादत का बदला अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये संकेत साफ है। कर्नल दानवीर, हाँ देखिए, ये हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद बहुत सारे लॉन्च पैड हैं और इनके काफी सारे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं आतंकवादियों के, और आतंकवादी जो फैक्ट्री है पाकिस्तान में बहुत सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा मायने जाता है। और आपको एक और याद दिला दूं कि जो आपके जो पाकिस्तानी मित्र जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सोच दहशतगर्दी के लिहाज से बदली हो गई है, तब्दील हो गई है। तो उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आज काबुल में जो हमला हुआ है, जिसमें मैटरनिटी वार्ड पे और एक फ्यूनरल में जो घटना हुई है, जिसमें काफी नवजात शिशु भी मारे हैं, तो उसके पीछे जो आतंकवादी थे उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा, ये सबको मालूम है। तो जब प्रधानमंत्री कर्नल दानवीर, ये सारी दुनिया जान चुकी है कि आतंक अगर कहीं पलता है, आतंक कहीं पोसता है, आतंक कहीं बढ़ता है और आतंक कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो मुल्क केवल पाकिस्तान है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ये वो पाकिस्तान है जिसने कोरोना तक को साजिश बता दिया और अपनी ही अवाम के साथ उसे एक साजिश का प्लान बता दिया। ये वो नापाक पाकिस्तान है। चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हम अपने सवाल पर लौटते हैं। देश का सवाल में मेरे साथ वो तमाम मेहमान जो ब्रेक के उस पार थे वो अभी भी बने हुए हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से जमीर डहटो, मेजर जनरल AK सिवाज, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह और कर्नल दानवीर सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, लगातार बने हुए। जमीर, मेरा सवाल आपसे, आपने कहा पाकिस्तान आपका मुल्क अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर बात की जाए आपके मुल्क में तो आप अपने लोगों से ही छल कर लेते हैं। आपने कोरोना को ही साजिश बता दिया और दुनिया को और अपने मुल्क को यह बताने में लगे हैं कि एक साजिश का हिस्सा है। और दूसरी बात, आप जीवन रक्षक दवाएं भारत से मंगाते हैं, मंगाने की आप कोशिश और तस्वीर दिखाते हैं और उसकी एवज में आप विटामिन C खिलाते हैं। देखिए, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो सियासी लोग हैं उनकी बदकिस्मती है कि उनकी अक्सर बयान या उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी इतनी अजीब सी होती है कि उनकी बातों से ना तो किसी को कोई समझ आती है, ना किसी का कोई फायदा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच है को साजिश करार देते हैं या इतनी आलमी वबा का जो है वो उस तरह से उन्होंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान में जो ओवरऑल सूरत हाल है, लोगों ने उसको सीरियस भी लिया है। उस तमाम तर जो सूरत हाल उसके हवाले से जमीर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सूरत हाल की आपने बात की है। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था अगर आप गूगल टाइप करें, गूगल पर अगर आप भिखारी टाइप करें तो केवल और केवल आपके वजीर आजम की कटोरे वाली तस्वीर सामने आ जाती है।
देखिए, ये तस्वीर के हवाले से मैं समझ सकता हूँ, या फिर मुझे पाकिस्तान में रहते हुए कम से कम इस चीज का पता है कि उसकी वजह क्या है, या कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी कुछ करके गूगल पे उनकी तस्वीर लगा दी, या फिर वो जैसे मियां दाद का उस दिन जो बयान था वो बड़ा अफसोसनाक था, और मैंने क्लियर कट आज के शो में ये कहा था कि ये अफसोसनाक भी है बल्कि काबिल मुजम्मत भी है। तो इसमें आप ये मत कहिएगा कि भारत ने शरारत की है। जमीर, आप ये मत कह देना, आप ये मत कह देना कि ये भारत की शरारत है जो तस्वीर लगी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे पता है कि वो कौन है कि उन्होंने क्यों लगाई ये तस्वीर, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आज आपके तवज्जुह से एक सवाल अनिला जी से कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले वो बात कर रही थी। तो मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मोदी जी के बिहाफ पे ये ऐलान कर रही है कि भारत जो है पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? अनिला जी, जमीर का सवाल है कि क्या भारत पीओके लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन जमीर, इससे पहले कि अनिला जी जवाब दे, मैं आपको साफ कर दूं कि हंदवाड़ा हमले में हमारे जो सैनिक, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, हमारे दूसरे सैनिक जो शहादत हुई जिनकी, उनका बदला लेंगे, ये बात की है। पाकिस्तान पे हमले वाली बात साफ नहीं है। अनिला जी। नहीं, मुझे हंसी आती है उनके इस सवाल पर कि क्या मैं एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मैं ये बताऊंगी कि हमारे क्या प्लान्स हैं और क्या प्लान्स नहीं हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान मूर्ख देश है, उस तरीके से भारत मूर्ख नहीं है। तो पर जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं उससे आप बाज नहीं आ रहे हैं, और भारत के सामने आप कहीं टिकते नहीं हैं। और इसीलिए जो डर की वजह से जो आपके नेता लोग हैं, चाहे वो पीओके के वजीर आला हो चाहे पाकिस्तान के वजीर आला, उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता। पूरे विश्व में उसको कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। सीधी सी बात है। जी जमीर, आपने जवाब सुन लिया अनिला सिंह जी का। जमीर, जवाब मिल गया ना। हमले बता के नहीं किए जाते। मुझे तो जो जानकारी मिल रही है पाकिस्तान से, रात को आपके जितने हुक्मरान हैं रात को करवट बदलते रहते हैं इस अंदेशे में कि भारत आधी रात को कहीं हमला ना कर दे, आधी रात को उसके फाइटर प्लेन ना आ जाएं। ऐसी स्थिति है वहां या नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में मैंने आपको कहा ना कि चंद लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी सोच समझ पे जो है ना वो मातम करने को दिल करता है, लेकिन पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है, पाकिस्तान को ऐसा कोई खतरा नहीं है। ना ही पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, ना ही पाकिस्तान को जंग का कोई खतरा है। अलबत्ता जो आजाद जमीर, हमारे जनरल साहब और हमारे कर्नल, को मैं अभी बीच में लाता हूं इस बहस में। जनरल सिवाज, पाकिस्तान की अदालत ने एक चुनावी लॉलीपॉप भी फेंक दिया है पीओके को लेकर। पाक की अदालत ने एक चुनावी लॉलीपॉप फेंका है। ये आपको क्या लगता है, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये देखो मनीष, ये बिल्कुल गलत है जो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कैसे करेंगे, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो तो जबरदस्ती पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 में कब्जा किया है, वो तो भारत का हिस्सा है। बल्कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भाई ये गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, वो इसको ना गवर्न कर सकते हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। और पीओके का एरिया भी इसी प्रकार से अंडर डेवलप्ड है, वो चुपके से भारत को दे दें। अगर भारत के पास इतनी काबिलियत है, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास सब टाइप की प्लान है। और ये बता दिया गया था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे पास सब प्लान है, जो गवर्नमेंट जैसा हुक्म देगी वैसे कार्रवाई होगी। तो ये बताने की कोशिश है कि भारत जो है क्षमता रखता है अपने देश को पूरा डिफेंड करने का, मगर पाकिस्तान जो है बाजता ही नहीं है। कि पाकिस्तान की ये हालात है कि वो कुत्ते की पूंछ है, 14 साल आप सीधा करने की कोशिश तो होती नहीं है। जी कर्नल दानवीर, ये चुनाव कराया जाना ही अपने आप में असंवैधानिक है। जमीन उनकी नहीं, कब्जाए बैठे हुए हैं, चोरी से हथियाए हैं। इतना ही नहीं तो अक्साई चीन इन्होंने अपना कर्ज उतारने के लिए वो एक हिस्सा भी ये बेचने का मन बना रहे हैं कि चीन का कर्जा अगर उतारना है, पैसा है नहीं तो आखिर उसमें करे तो करे क्या, तो जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए। कर्नल दानवीर, देखिए पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल है, और जिस हिसाब से शिमाली इलाके हैं इनके, जिसमें जिनको गिलगिट बल्तिस्तान ये कहते हैं,
वहां पर शिया मेजॉरिटी रहती है और उनके ऊपर जितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तानी मिलिट्री और हुक्मरानों का, वो उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। वहां की डेमोग्राफी बदली की जा रही है, जबरन डेमोग्राफी बदली करी जा रही है। चीन के जो सैनिक हैं वो वहां पर स्टेशन किए गए हैं गिलगिट बल्तिस्तान में, जिससे कि CPEC की काम की देखरेख की जा सके। गिलगिट बल्तिस्तान की बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहां के लोग काफी प्रोटेस्ट करते हैं, उनके जो हकूक जो पहले थे उससे भी कम हो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि डेमोग्राफी बदली करने की काफी परजोर प्रयास है पाकिस्तान हुक्मरानों का, जिसकी वजह से वहां पर भी एक आवाज उठ रही है जो कि हिंदुस्तान की तरफ देखती है। और हमें अपने गिलगिट और बल्तिस्तान के भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। और उसी सपोर्ट में पहला कदम अब हमने वहां के जो वेदर के बारे में रिपोर्टिंग करना शुरू किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि जो हमारे महरूम भाई लोग हैं गिलगिट बल्तिस्तान के और पाक मकबूजा कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी की उम्मीद रखते हैं इस रमजान के पाक महीने में। जमीर रमजान का पाक और पवित्र महीना है। इसी महीने में हो सकता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कर्नल दानवीर कह रहे हैं कि जो सोच आपके मन में पल रही है, आपके कहने में, आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा, आपके मुल्क के वजीर आला और इस तरह के फारूक हैदर जैसे लोग जो पिद्दी टाइप इस तरह की बातें कर देते हैं कि भारत पर युद्ध किया जाए, मुझे तो हंसी आती है। लेकिन जमीर POK अखंड भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। देखिए, कश्मीर के हवाले से मैं कहता हूं कि जिस तरह यूएनओ की जो रिपोर्ट है या यूएनओ की जो करारदातें हैं, उसके हिसाब से वहां पे यकीनी तौर पे फैसला होना चाहिए। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान है तो गिलगित बल्तिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जिससे पहले भी वहां पे इलेक्शन करवाए गए थे और इस वक्त वहां पे साफ तौर पे एक हुकूमत कायम है। अब इन इलाकों में जो सूरत हाल है पॉलिटिकली या फिर दीगर जो इकोनॉमिकली सूरत हाल है, जमीर वो इलीगल है, जमीर वो असंवैधानिक है। जमीर एक तो वो जमीन जो है वो इलीगल है, वो हमारी है, उस पे आप कब्जाए बैठे हैं और उसको आप संवैधानिक रूप और जामा पहनाने में लगे, ये अपने आप में मूर्खता है। नहीं, और इसमें जमील ये तो पता होना चाहिए कि जो यूएनओ की करारदाद की बात करते हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमलावर सैनिक हैं जिन्होंने जबरन जो कश्मीर की टेरिटरी पर कब्जा किया है, उनको अपने इलाके में वापस जाना चाहिए और हिंदुस्तान की देखरेख में वहां पर रायशुमारी होनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान ने पहला कदम नहीं उठाया जिससे कि आगे इसमें बढ़ोतरी होती। और क्योंकि पाकिस्तान इसमें नाकामयाब रहा, इसीलिए पाकिस्तान जब बांग्लादेश खो चुका था, 90,000 सैनिक उसके कैदी थे, तो तब भुट्टो साहब के साथ में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत ये हुआ कि भाई यूनाइटेड नेशंस की करारदाद तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो अभी हम आपस में बैठ के बात करें। और अब पिछले 30 साल से शिमला समझौते को भी आप लोगों ने लात मार दी, क्योंकि अब आपने अपना एक टेररिस्ट एंगल बीच में डाल दिया। तो आपकी टेररिस्ट की बंदूक हमारे कनपट्टी पे लगी रहे और हम आपसे बात करें और कश्मीर का मसला हल करें, वो हो नहीं सकता। और आप जिस हल की तरफ इशारा करते हैं वो हल ये है कि पूरा का पूरा कश्मीर आपको दे दो, तो ये कश्मीर का मसला हल हो गया। तो ये ऐसे शेख चिल्लियों वाले ख्याल में आप लोग ना रहें और आप जो है अपनी सरकार को, अपनी आवाम को बताएं कि हम बेवकूफ हैं और हमारी बेवकूफी वाली कार्रवाइयों की वजह से हमने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। अब आपसे छुटकारा मिला है बांग्लादेश को, उसकी GDP आपसे ज्यादा है। जी जमीर GDP तक बात आ गई है और आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, कोरोना काल में आप कहां खड़े हैं, ये सब जानते हैं। अब तो आप ये सोच लीजिए कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें, चाहे इमरान खान कहें चाहे फारूक हैदर कहें, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इस पाक महीने में वो अक्ल आ जानी चाहिए आपके हुक्मरानों को।
देखिए, हुक्मरानों को अकल बिल्कुल आ जानी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कल साहब कह रहे थे कि जो शिमला मुआहदा था जो कि जुल्फिकार भुट्टो साहब ने किया था हिंदुस्तान के साथ, उस पर पाकिस्तान की जानिब से अमल नहीं किया गया था और उसके हवाले से उसको आगे भी ले जाया गया था। इस वक्त अलबत्ता 370 हटाकर भारत की जानिब से जो ऐलान किया गया था और उसके बाद फिर कश्मीर को लॉकडाउन किया गया, उसके बाद कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है। दूसरी बात यह कि देखें, मैं बार बार ये रिपीट भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की या फिर किसी भी दहशतगर्दी की जो मूवमेंट है उसकी सपोर्ट नहीं करता। कश्मीर के जो लोगों की सारी दुनिया जानती है जमीर आप किस तरह की पैरवी कर रहे हैं अपने मुल्क की, जहां सारी दुनिया सारा संसार ये जानता है कि आप आतंकियों को पालते हैं, आतंकियों को पोसते हैं, आप उनके लिए ऐशगाह बनाते हैं, आप उनको सुरक्षा देते हैं और सुरक्षा अगर ना काफी हो तो उन्हें जेल में रखकर ज्यादा महफूज कर देते हैं चार दीवारी के बीच में। नहीं, ये इल्जाम मेरा ख्याल है कि गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, आपका जिनकी तरफ इशारा है मौलाना मसूद अजहर और इसके अलावा हाफिज सईद साहब, तो उन दोनों के खिलाफ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान वो कार्रवाई एक दिखावा है, वो कार्रवाई एक दिखावा है क्योंकि आपको पैसा चाहिए, FATF से IMF से पैसा चाहिए, वो दिखावा है। अवस्थी साहब, ये मसूद अजहर और हाफिज सईद मोहरे हैं, ये सोच नहीं है, इनके हाथ में सोच नहीं है, सोच हुक्मरानों के हाथ में है, सोच इमरान खान के हाथ में है, सोच ऐसी है कि अगर जब तक तो ये वाले टाइम में ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे कि ये आतंकवाद का ही जी कल दानवी जमी डैटो आप पाकिस्तान से जुड़े, आपका धन्यवाद। कर्नल दानवीर आप जुड़े, आपका धन्यवाद। मेजर जनरल AK सिवाज, अनिला सिंह जी, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जाते जाते इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि POK के फारूक हैदर की ये सोच, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें खाक में मिलाने बहुत करीब ले जा रही है। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले उम्मीदवार को 3 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर चल रहा है विचार। 3 साल के लिए हो सकती है भर्ती। सेना में बड़े बदलाव को लेकर तैयारी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक ऐसी खबर, जी हां मुश्किल है मगर, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा, ये वक्त है गुजर जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।